देख रहे हैं जी सलाम। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी श्रीनगर में हैं और वो हर तबके के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस सिलसिले में वो लाल चौक भी पहुंचे और वहां मकामी लोगों से हालचाल जाना। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी श्रीनगर के मशहूर लाल चौक पहुंचे और वहां मकामी लोगों से रूबरू होकर उनसे बातचीत की। लाल चौक पर दुकानदारों से हालात के बारे में जानकारी लेने के बाद उन्होंने कश्मीर में खुशनुमा माहौल बनाने की बात की। नकवी ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में तरक्की को फरोग देने के साथ साथ पॉजिटिव अमल को बढ़ावा दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक बेहतर माहौल कायम करने के लिए काम हो रहा है। लोगों में जबरदस्त एतमाद है, एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल है और उस पॉजिटिव माहौल को और लोगों के बीच जाकर के लोगों के संपर्क के साथ, लोगों के संवाद के माध्यम से हम लोगों में और मजबूती के साथ जो बदलाव, बेहतरी के लिए बदलाव है उसके माहौल को। 2014 के बाद ये पहला मौका है जब मरकजी हुकूमत का कोई वजीर लाल चौक पहुंचा हो। जानकारी के मुताबिक मरकजी वजीर नकवी के शेड्यूल में लाल चौक का दौरा नहीं था, लेकिन वो अचानक यहाँ पहुंचे और आम लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जो कल से यहाँ पर है, आज श्रीनगर के लाल चौक में पहुँचे हैं। जो आउटरीच का प्रोग्राम है यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों का, वो आप देख रहे हैं कैसे वो यहाँ पर लोगों से मिले और शॉपकीपर से मिले। बीच लाल चौक में घंटाघर के पास वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अपने समर्थकों के साथ जो एक आउटरीच का प्रोग्राम है कि लोगों से मिलना है, लोगों की सुविधाओं के लिए जो काम करने हैं उनके पर गौर करना है और लोगों की मुश्किलें सुनना है। कहीं ना कहीं उसको पूरा करते हुए ये पहली बार है कि मुख्तार अब्बास नकवी जो केंद्रीय मंत्री हैं श्रीनगर के लाल चौक में यहाँ पर जो है लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, शॉपकीपर से मिल रहे हैं। कई शॉपकीपर से उन्हें भेंट की है, उनकी जो समस्या है उसको सुना है और कोशिश यही है कि जो आउटरीच का प्रोग्राम है उसको पूरा किया जाए, लोगों तक जाकर उनसे संवाद किया जाए और कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलों का हल निकाला जाए। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, लाल चौक, श्रीनगर। सीएए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज 142 अर्जियों पर समाअत हुई, जिनमें 130 से ज्यादा अर्जियां सीएए के खिलाफ दाखिल की गई थीं। इन अर्जियों में सीएए पर रोक लगाने का मुतालबा किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीएए पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना मरकजी हुकूमत को सुने हम एक तरफा फैसला नहीं दे सकते। एससी ने मरकज को सभी अर्जियों पर जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सीएए को लेकर अब कोई भी नई अर्जी मंजूर नहीं की जाएगी। वहीं कपिल सिब्बल ने सीएए और एनपीआर के अमल पर 3 माह के लिए रोक लगाने का मुतालबा किया। सिब्बल ने कहा कि मामला समाअत के लिए आईनी बेंच को भेजा जाना चाहिए। एक बार किसी को शहरियत दे दी गई तो वापस नहीं ली जा सकती। सिब्बल ने कहा कि मुद्दे पर जल्दी ही फरवरी में कोई तारीख समाअत के लिए तय की जाए। असम के साबिक वजीर आला तरुण गोगोई ने इस मामले पर क्या कुछ कहा। तरुण गोगोई ने, आइए आपको सुनवाते हैं। Our last hope is the Supreme Court. Definitely, we have got a great faith in the judiciary of the country, and it is a judiciary's responsibility to save the democracy, save the federal structure, to see that there is no discrimination between religious or caste or creed, equality before law, and according to me, there is no need for का। तो सीएए के खिलाफ हो रहे एहतजाजी मुजाहरों की मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने हिमायत की है। फिरंगी महली ने खवातीन एहतजाजी मुजाहरों को जायज ठहराया है। साथ ही लखनऊ में पुलिस की जानिब से दर्ज की गई एफआईआर की मजम्मत की है। शाहीन बाग से लेकर के मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो एनआरसी के सिलसिले में और सीएए के सिलसिले में मुजाहरे हो रहे हैं, उनको गैर कानूनी करार देना हम समझते हैं अपने आप में गैर कानूनी बात है। और हमारे इस तारीखी शहर में जो घंटा घर पे ख्वातीन मुजाहरा गुज़िश्ता कई दिनों से कर रही हैं, हम उनको सलाम करते हैं कि इतनी सख्त जाड़े और ठंडक के बावजूद भी वो वहाँ पर अपने आईनी हुकूक की बहाली के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, जो कि हम समझते हैं
कि इंशाअल्लाह आने वाले दौर में इस मुल्क की तारीख में उनका नाम दर्ज होगा। और इस सिलसिले में जो बाज़ ख़वातीन के ख़िलाफ़ FIR और मुक़दमात दर्ज हुए हैं, उनकी हम लोग सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, क्योंकि ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है और किसी ने कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया है। नए शहरियत तरमीम कानून की मुखालफत में संगम नगरी के मंसूर अली पार्क में बड़ी तादाद में ख्वातीन 11 दिनों से धरने पर बैठी हैं। इस दौरान हिमायत में पहुंचे संतों ने न सिर्फ इस आंदोलन को अपनी हिमायत देने का ऐलान किया, बल्कि मंसूर अली पार्क में यज्ञ और हवन करके सरकार से कानून वापस लेने की मांग की। संगम नगरी के रोशन बाग की ये तस्वीर देखकर उर्दू के मशहूर शायर अल्लामा इकबाल का ये शेर याद आ जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी मीडिया के लिए प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। CAA, NRC और NPR को लेकर कर्नाटक के कलबुर्गी में एक नेशनल कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें कांग्रेस, JDS और बायां महाज के अलावा समाजी तंजीमें शामिल हुई। और इस दौरान मरकजी हुकूमत पर अवामी मसाइल की जगह मजहबी मुद्दे के सहारे भटकाने का इल्जाम लगाया गया। 26 जनवरी को आप लोग जो हो सके तो मोबाइल से और नहीं तो मशाल लेकर के अपने अपने गाँव में, मोहल्लों में जुलूस निकालिए और तिरंगा लेकर के निकालिए। कलबुर्गी के कौमी कन्वेंशन में आने वाले यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम के साथ मुजाहरे की अपील की गई। तकरीब में शामिल साबिक CM HD कुमारस्वामी ने जहां इस कानून को आइन मुखालिफ बताया, तो कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे मजहबी जज्बात के साथ खिलवाड़ करार दिया। आज मोदी और शाह के काले करतूतों के वजह से हम सभी लोग यहाँ पर जमा होकर उसका विरोध कर रहे हैं। और शाह और मोदी जी हमेशा इस देश में समाज को तोड़ने की बात करते हैं और धर्म के नाम पे देश को बंटवारा करना चाहते हैं। ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರವಾದಂತ ನಡವಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಸಂಘಟನಾಕಾರರೇನಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸೋದರರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಈಗಿನ CAA ಮತ್ತು NRCಯ ವಿಧೇಯಕಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂತ CAA और NRC की मुखालफत में हुबली के मिनी असेंबली के सामने अंजुमन इस्लाम और दीगर समाजी तंजीमों ने भी मुजाहरा किया। इस दौरान एहतजाजियों ने गुज़िश्ता 6 सालों में मुतनाज़े मुद्दे उठाकर अवाम को बांटने का इल्जाम लगाया। उत्तराखंड रियासत बनने के करीब 2 दहाई के अरसे में रियासत में मदरसा तालीम की अमलावरी तैयार कर ली गई है। अब नए कानून के तहत ही नए पुराने सभी मदरसों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और उसके पहले तक यूपी मदरसा बोर्ड के कवानीन के तहत मदरसे चलाए जा रहे थे। फिलहाल रियासत में करीब 297 मदरसे चलाए जा रहे हैं। इनके अलावा 230 नए मदरसों ने भी रजिस्ट्रेशन के लिए तजवीज़ भेजी है। इनमें से 167 को रजिस्टर्ड कर लिया गया है, लेकिन अब इंतजामिया की जानिब से आई हिदायत के मुताबिक इन्हें नए सिरे से नए कानून के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकार के इस फरमान से तमाम मदरसा कवानीन जो कन्वीनर्स हैं उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। देखिए, अभी तक हमारे पास जो है उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद का जो है एक्ट 2016 तक चलता रहा और उसी की नियमावली के आधार पर अभी तक जो है हम काम कर रहे थे। 2016 में उत्तराखंड का अपना एक्ट लागू हुआ, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद बना। उसके अकॉर्डिंग नियमावली हमने तभी भेज दी थी, पर वो शासन से अप्रूव होकर अभी लास्ट समय जो है आगे है हमारे पास। तो ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि है कि सरकार ने जो है हमें एक नियमावली दे दी, इसके मुताबिक जो है मदरसों को हम गवर्न कर सकेंगे और उसको एक सिस्टमेटिक कायदे कानून से उसको आगे ले जा सकेंगे। इस बार यौम जमहूरिया के मौके पर राजपथ पर डेयर डेविल भी दुश्मनों को अपना दम दिखाएगा। CRPF की खवातीन डेयर डेविल राजपथ से पूरी दुनिया को अपनी बहादुरी का सबूत देंगी। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी और नक्सल बेल्ट में अपनी बहादुरी का लोहा मनवा चुकी डेयर डेविल साबित करेंगी कि वो किसी से कम नहीं है।
सीआरपीएफ की 65 डेयर डेविल हैरतअंगेज करतब दिखाने जा रही है, ऐसे कारनामे जो अब तक सिर्फ मर्द हजरात करते आए थे। काफ़ी हमें प्राउड फील हो रहा है कि हमें यह मौका दिया जा रहा है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपना प्रदर्शन करने के लिए। ये मेरा हॉबी बोल सकते हो, शौक बोल सकते हो। जब तक आपके मन से जो चीज़ आपको शौक से नहीं करते तब तक वो अपने आप को 100% नहीं दे सकते। तो हमसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स पे प्राउड फील करते हैं कि इनके घर में लड़की, वो सोचते हैं कि इनके घर में जैसी लड़की है ऐसे हमारे घर में भी पैदा। जब हम खतरा उठा रहे हैं तो चोट तो लगेगी ही, लेकिन उस चीज़ को हम दरकिनार करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये मुल्क की बहादुर लड़कियों का दम है। राजपथ पर वुमन बाइकर्स की शुजाअत। यौम जमहूरिया पर दिखेगा खवातीन का डेयर डेविल। ये स्टंट और ये कारनामे महज एक झलकी है मुल्क की खवातीन की ताकत की। खवातीन की खुद एतमादी और इस क़यादत को फौलाद की तरह मजबूत बनाने के लिए इन लोगों को ऐसा तैयार किया गया है कि इनके हुनर से मुल्क के दुश्मन कांप उठते हैं। ये सीआरपीएफ का डेयर डेविल दस्ता है जो 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर राजपथ पर जब अपनी शुजाअत दिखाने उतरेगा तो हर हिंदुस्तानी का सीना फख्र से चौड़ा हो जाएगा। जब हम इस तरह के स्टंट वगैरह करते हैं तो हमें लगता है कि हम आम लड़कियों से अलग हैं। तो वो लड़कियां ये सोचती होगी कि हम भी इनकी तरह अपना स्टंट वगैरह दिखाएं या कुछ भी जो भी है। हम अपने आप को सीआरपी में हैं, हम सीआरपी के जवान हैं, तो हम अपने आप पे प्राउड फील करते हैं। हम एक सीआरपी के जवान हैं और एक बाइक टीम के मेंबर्स हैं। हम अपनी मैडम और कोच सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम लोगों को ये सब सिखाते हैं, हम इतना मोटिवेट करते हैं हमारे सीनियर्स में। हम बहुत अपने आप पे प्राउड फील करते हैं इस चीज़। बाइक के ऊपर इन हैरतअंगेज स्टंट को अंजाम देने के लिए सीआरपीएफ के इन खवातीन कमांडोज ने काफी पसीना बहाया है, तब जाकर ये 200 किलो वजनी बुलेट बाइक पर स्टंट के लिए तैयार हुई हैं। खतरा उठा रहे हैं तो चोट तो लगेगी ही, लेकिन उस चीज़ को हम दरकिनार करते हुए आगे बढ़ते हैं और छोटा मोटा फर्स्ट एड लेके फिर दोबारा से अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपके घर में कौन कौन है? मेरी हस्बैंड है, मेरी बेटी है जो कि 6th क्लास में पढ़ती है, मेरी इन लॉज है, मेरी मम्मी पापा हैं। उनके आपके हस्बैंड भी सीआरपीएफ में है? जी, मेरे हस्बैंड आर्मी में है। आर्मी में है जी। तो आपके हस्बैंड का या घर वालों का क्या रिएक्शन होता है जब आपने इस तरीके से स्टंट कर रही हो? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। स्पेशली मेरी मदर, वो मेरी बेटी रखती हैं, तभी मैं यहाँ तक बढ़ पाई हूँ और कर पाई हूँ। और हस्बैंड बहुत प्राउड फील करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब अभी हम चल रहे हैं इंडिया गेट पे, तो वो बता रहे हैं कि ये मेरी वाइफ है, देखिए ये चल रही है। इस चीज़ से उन्हें बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। स्टंट के दौरान ये पिस्टल और राइफल पोजीशन के साथ बीम रोल चलती बाइक पर सीढ़ी के साथ स्टंट और बाइक पिरामिड बनाने जैसे हैरतअंगेज कारनामे करेंगी। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि एक्सीडेंट भी होंगे, कई बार आप चोट भी लगी होंगी? हाँ सर, बहुत चोट लगी है, लेकिन जब जज्बा कम ना होना तो चोट उसके आगे कुछ नहीं है सर। आपके घर में कौन कौन है? सर मेरे घर में मम्मी है, मेरी सिस्टर है और मेरे भाई है। उन लोग का क्या रिएक्शन होता है जब वो देखते हैं कि आप इस तरीके से खतरनाक स्टंट कर रही हैं? सर मेरे गांव में ना मेरा नाम है कि मतलब एक गांव की लड़की एक राजपथ पे मतलब स्टैंड कर रही है, तो मतलब गांव में तो ऑलरेडी नाम ही होगा। सीआरपीएफ की इस खातून ब्रिगेड की कमांड भी एक खातून के हाथ में ही है, जिनकी क़यादत में ये जाबाज 26 जनवरी को राजपथ पर अपना डेयर डेविल दिखाने उतरेंगी।
राजपथ पर पहली बार सीआरपीएफ की डेयर डेविल टीम परेड में अपने स्टंट दिखाने जा रही है। देखा जाए तो अब तक आर्मी या फिर बीएसएफ के डेयर डेविल्स टीम को हमने राजपथ पर देखा है। आज हमारे साथ सीआरपीएफ की ये बहादुर लड़कियां हैं जो स्टंट जो करेंगे उन समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने तैयारियां की हैं, क्या इनके मन में चल रहा है और जब ऐसे स्टंट किए जाते हैं तो किस तरीके से अपनी सेफ्टी भी हो और इसके साथ ही साथ बेहतर स्टंट किया जा सके, इसका ध्यान रखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि सर मैं थैंक्स अपने सीआरपीएफ को और देश को कि पहली बार हमें ये मौका मिल रहा है। 2014 जब हमारा टीम खड़े हुए थे तब से लेके हमारे मन में एक ही सपना था, पूरे टीम के मन में एक ही सपना था कि हम राजपथ में अपना परफॉर्मेंस दिखाएं। एक तो बुलेट इतनी भारी एक अपने आप में मोटर बाइक है, उसके बाद हैरान कर देने वाले एक से एक स्टंट आप करेंगे। किस तरीके से साइकोलॉजिकली आपने अपने आप को तैयार किया हुआ है? टीम पूरी तरह से मोटिवेट है। जब भी इनको मौका दिया गया कि आप अपना स्टंट दिखाइए बाइक में सवार हो गए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो फर्स्ट एक ये होता है कि डर, पर बाइक में चढ़ने के बाद वो सारे डर ख़त्म हो जाता है जब वो अपना प्रैक्टिस शेड्यूल में आ जाता है। तो 2014 में डेयर डेविल दस्ते की तश्कील की गई। नक्सलवाद की कमर तोड़ चुकी है सीआरपीएफ की ये टीम। दूसरे जवानों की तरह मुल्क की हिफाजत के लिए हर मोर्चे पर तैनात रहती है। टीम में होते हैं तो हम प्रैक्टिस करते हैं, शो करते हैं, और जब हम टीम से बाहर होते हैं तो हम अपनी बटालियंस में ड्यूटी करते हैं। मैं अभी तत्काल में इम्फाल मणिपुर में तैनात हूँ। जी, मैं इम्फाल मणिपुर में तैनात हूँ और वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। और हमारे साथी श्रीनगर, छत्तीसगढ़ और बंगाल ऐसी अलग अलग जगह से हैं और दिल्ली में भी ड्यूटी कर रहे हैं। तो जैसे एनआरसी के दौरान, सीए के दौरान और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के हम लोग ड्यूटी करते हैं। बचे हुए लोग अपना कैंप सिक्योरिटी की ड्यूटी करते हैं। पिछले साल यौम जमहूरिया परेड में सीआरपीएफ के मार्चिंग दस्ते ने हिस्सा लिया था, लेकिन उसमें खवातीन का डेयर डेविल दस्ता शामिल नहीं था। इस बार पहली बार पूरी दुनिया यौम जमहूरिया के मौके पर सीआरपीएफ की इन खवातीन डेयर डेविल्स की शुजाअत की गवाह बनेगी। सीआरपीएफ की 65 लड़कियों की डेयर डेविल टीम अब पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। हेलमेट के साथ साथ बाइक को भी देखा जा रहा है कि बाइक सही तरीके से परफॉर्म करने वाली है कि नहीं, क्योंकि ये सब तैयारियां काफ़ी ज़रूरी हैं। एक हल्की सी भी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे तो ये सभी जानते हैं कि पुलिस का काम मुजरिमीन को सलाखों के पीछे डालना है, लेकिन जब पुलिस ही मुजरिम बन जाए, चोरी करने लगे, तब क्या कहेंगे? हम यूपी पुलिस की बात कर रहे हैं, जिस पर हाल ही में कंबल चोरी के इल्जाम लग चुके हैं और अब दूध चोरी का इल्जाम भी लगा है। सिर्फ इल्जाम नहीं लगा है, दूध चुराते पुलिस एहलकारों का वीडियो वायरल हो रहा है। तो ना नजरों को फेरिए और पुतलियों को हिलाइए, बस देखते जाइए। उत्तर प्रदेश की मित्र पुलिस, आवाम की हिफाजत में तैनात पुलिस, चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने वाली पुलिस अब खुद ही चोर बन बैठी है। सीसीटीवी में कैद हुई ये तस्वीरें नोएडा की फेस 2 थाना के गेझा गांव की है। सीसीटीवी फुटेज में एक पीसीआर वैन दिखाई दे रही है, जिससे उतरकर नीचे आया पुलिस एहलकार पास में ही रखी दूध की कैरेट के पास पहुंच जाता है। फिर सड़क किनारे रखी हुई दूध की कैरेट से पैकेट निकालने लगता है। पुलिस एहलकार एक कैरेट से दूध का पैकेट निकालता है, पर ना जाने क्या सोचता है, वो उसे वापस रख देता है। फिर दूसरी कैरेट की तरफ आगे बढ़ जाता है। एक कैरेट उठाता है, दूध की थैली बाहर निकलती है, देखता है, वापस रख देता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो दूध की चेकिंग कर रहा हो। अब अगली तस्वीर देखिए। पुलिस एहलकार तीसरी कैरेट उठाता है, उसमें से एक दूध की थैली निकलती है, लेकिन इस बार वो थैली वापस नहीं रखता। थैली लेकर वापस पीसीआर की तरफ चल देता है। इस दौरान पुलिस एहलकार चोरों की तरह इधर उधर देखता है और तेज रफ्तार कदमों से पीसीआर तक पहुंच जाता है। 1 मिनट 41 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि यूपी पुलिस की ये तस्वीर देखकर हर कोई हैरान है।
ये एक वीडियो हमारे पास आया था जिसमें 2 कांस्टेबल्स के ऊपर ये आरोप था कि वो जो है दूध की थैली निकाल रहे हैं। तो उसमें जो है वो थाना प्रभारी के द्वारा जब बात की गई, ये फेज़ 2 थाने में पड़ता है, तो जो दुकान का मालिक था उसने ये बताया कि नहीं, इन्होंने सुबह पैसे दे दिए थे, बट चूंकि उनके यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है उसमें वो रिकॉर्डिंग कैप्चर्ड हो गई। तो उसी को प्रथम दृष्टया जो है वो सीपी सर के द्वारा बहुत ही वैसा माना गया कि इनको पहले बताना चाहिए था, जानकारी करके लेना चाहिए था, और उसमें उनको जो है वो पुलिस लाइन में लाइन हाजिर कर दिया है। और विल टेक सीरियस एक्शंस अगेंस्ट ऑल दिस काइंड ऑफ बिहेवियर्स। तो उसको जो है वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। बट जो है वो हम लोग अभी इनकी सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग और बाकी सब चीजें भी कराएंगे ताकि जो है वो थोड़ा बिहेवियर चेंजेस भी आए। गौरतलब है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पुलिस पर चोरी के इल्जाम लगते रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैनपुरी से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पुलिस एहलकार प्याज की चोरी करते दिखाई दिया था। मामला 24 दिसंबर 2019 का है। तब मैनपुरी के कुशमुरा के यादव चौराहे पर होमगार्ड जितेंद्र सिंह और कलेक्टर सिंह यादव की ड्यूटी लगाई गई थी, जिन्होंने चौराहे के पास से ही मौजूद सब्जी की दुकान का ताला तोड़कर 15 किलो प्याज और कैश पर हाथ साफ कर दिया था। अगली सुबह जब दुकानदार ने दुकान खोली और सीसीटीवी चेक किया तो दोनों पुलिस एहलकार चोरी करते दिखाई दिए। इस मामले में पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए दोनों को जेल भेज दिया था। लेकिन अब जबकि नोएडा से इसी तरह की वारदात सामने आई है तो एक बार फिर यूपी पुलिस की इन शर्मनाक करतूतों पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इन तस्वीर ने यूपी पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। लिहाजा सवाल उठता है कि इन वाकयात पर लगाम कैसे लगेगी, क्योंकि इन वाकयात के लिए भले ही 1 या 2 या फिर कुछ पुलिस एहलकार जिम्मेदार हो, लेकिन इमेज यूपी पुलिस की खराब होती है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। ये तस्वीरें फिक्र का मौजू है हमारे लिए, पुलिस इंतजामिया के लिए, पुलिस में तैनात अफसरों के लिए। सवाल उठता है कि इस पर रोक कैसे लगेगी। अलग अलग जिलों से निकल कर आ रही चोरी और गुंडे की इन तस्वीरों से खाकी की इमेज पर जो दाग लग रहे हैं उसे कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि इससे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की इमेज पर बट्टा लगता है। एडीजी कानून और निजाम पीवी रमा शास्त्री कहते हैं कि इस तरह के मामले में फौरन कार्रवाई होती है। एक वाकये के लिए पूरे पुलिस महकमे पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। मैं यही पुनः ये कहना चाहूँगा, जिसके बारे में कहते हैं कि द पुलिसमैन, ए पुलिसमैन नहीं। ए पुलिसमैन मतलब आपको मतलब कि पुलिस या जो समूह का आप इंगित कर रहे हैं, ये वहीं सही नहीं होगा। पुलिस का एक पर्टिकुलर कर्मचारी या पर्टिकुलर अधिकारी के ऊपर इंगित कर रहे हैं, हाँ, इसके लिए प्रावधान है, सजा वजा करने के लिए भी है। पुलिस भी एक ऐसी संस्था है जिसमें आप देखते हैं कि इमीडिएटली एक्शन भी लिया जाता है और इसमें इनके विरुद्ध सीनियर लेवल में भी संज्ञान में चीज़ों को लेते हैं। अब सवाल उठता है कि जब पुलिस अफसर भी मानते हैं कि पुलिस एहलकारों की वजह से पुलिस इंतजामिया पर सवाल उठ रहे हैं, तो फिर इस पर रोक लगाने का तरीका क्या है? पीवी रमा शास्त्री कहते हैं, पुलिस एहलकारों के काम करने के तरीके में सुधार के लिए हम वक्त वक्त पर ट्रेनिंग का प्रोग्राम करते रहते हैं, जिसके तहत पुलिस एहलकारों को आवाम से सुलूक की ट्रेनिंग दी जाती है। आपने बताया कि जो काउंसलिंग है या ट्रेनिंग है, ये हमारा बेसिक ट्रेनिंग और रिफ्रेशर ट्रेनिंग और सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग भी आपको याद होगा, पिछले साल व्यापक रूप से लोगों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दिलाया गया और इसी का परिणाम है। उल्टा आप ये भी देखेंगे कि कुंभ में और आपके जो प्रवासी भारतीय दिवस में और जगह जगह जब भी यहाँ पर इन्वेस्टर समिट में जहाँ बड़े आयोजन हुए हैं, इसी पुलिस के इन्हीं कर्मचारियों को पूरा देश विदेश में सराहा गया है, इनके कोऑपरेटिवनेस और इनके डिसिप्लिन और इनके लोगों के साथ व्यवहार को लेकर के। इसलिए
मैं यही अगेन एंड अगेन कहना ये चाह रहा हूँ कि कुछ चंद कर्मचारी ऐसे हो सकते हैं जिनके विरुद्ध भी एक्शन जरूरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस मुसलसल पुलिस एहलकारों के लिए ट्रेनिंग का एहतमाम करती है, जिसमें सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग शामिल है। दोनों तरह की ट्रेनिंग में पुलिस एहलकारों को अवाम से बर्ताव और पुलिस की इमेज को बेहतर बनाने के बारे में जानकारी दी जाती है। सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग की भी तो लास्ट ईयर लगातार कराया गया था, हर जिले में कराया गया था सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। इसके अलावा बेसिक ट्रेनिंग जो होता है उसमें भी एक मॉड्यूल होता है कि जो जनता के व्यवहार के लिए, और इसके बाद जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग होते हैं, मंथली सम्मेलन होते हैं, इन सब में ये जो सीनियर अफसर के लेवल पर लगातार इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक, ये थे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो कि बता रहे थे कि बेहतर पुलिसिंग के लिए कई सारे उपाय अभी भी किए जा रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। कैमरामैन जेपी के साथ लोमजी मीडिया, लखनऊ। में खाने पीने के सामान की कीमत आसमान छू रही है। जी हां, पड़ोसी मुल्क में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान को अपने शहरियों के लिए रोटी कपड़ा मकान नहीं, कश्मीर चाहिए। इमरान खान का एक बार फिर कश्मीर को लेकर ट्रंप से बात करने की बात सामने आई और कल स्विट्जरलैंड में दोनों लीडरान की मुलाकात भी हुई। इमरान खान ने कश्मीर का राग छेड़ा तो ट्रंप ने कहा, मैं मदद को तैयार हूं। कश्मीर पर फिर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। कश्मीर पर अमेरिका के सामने फिर रोए इमरान। कश्मीर पर मदद के मारे ट्रंप बेचारे। जगह थी स्विट्जरलैंड का दावोस, जहां चल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सम्मेलन। बातचीत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच बातचीत हुई। इस बातचीत में इमरान खान ने कश्मीर पर खड़ियाली आंसू बहा दी और ट्रंप से एक बार फिर मामले में दखल देने की बात कही। डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि कहा कि वो पाकिस्तान के साथ कारोबार पर बात कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर पर करीब से नजर बनाए हुए हैं और वो इस मामले में मदद करने को तैयार है। इमरान खान तो कश्मीर राग छेड़ते ही रहते हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है जबकि ट्रंप ने कश्मीर का जिक्र किया है। इससे पहले कम से कम 4 बार वो कश्मीर में मध्यस्थता का प्रस्ताव रख चुके हैं। पिछले साल सितंबर में डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग इमरान खान से मुलाकात के दौरान और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश की थी। I have a very good relationship with Prime Minister Modi. I have a very good relationship with Prime Minister Khan. And if at any time they say, you know, we have some points that we think we can maybe iron out, I think I'd be an extremely good arbitrator. भारत ने हमेशा कहा है कि कश्मीर द्विपक्षीय मामला है, किसी तीसरे देश के दखल की इसमें कोई जरूरत नहीं है। भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलैटरल हैं और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, लेकिन इमरान खान चाहे जितना जोर लगा ले, चाहे जितनी मर्जी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे को उठा ले, लेकिन कश्मीर मुद्दे पर भारत का रुख अटल था, अटल है और अटल ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दोस्ती पाकिस्तान की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन रही है और जब से पाकिस्तान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे की खबर सुनी, तब से उसकी बेचैनी और बढ़ गई। कल इमरान खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से सवाल पूछा गया कि क्या वो हिंदुस्तान दौरे के दौरान पाकिस्तान भी जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का जवाब सुनकर इमरान खान का चेहरा उतर गया। इमरान खान का ख्वाब हुआ चकनाचूर। ट्रंप को पाकिस्तान बुलाने की कोशिश पर ट्रंप का हथौड़ा। और जब से पाकिस्तान को मालूम चला है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर आने वाले हैं,
तब से उसकी बेचैनी और बढ़ गई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे से पाकिस्तान परेशान है। इमरान खान की कोशिश है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के दौरे पर भी आएं। भारत जाएं या लौटते वक्त ट्रंप को पाकिस्तान बुलाने की कोशिश में लगा है पाकिस्तान, लेकिन अमेरिकी सदर का पाकिस्तान जाना मुश्किल है। अब तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान के सामने ही कह दिया है कि पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। दावोस में इस मुलाकात को ही पाकिस्तान का दौरा समझ लो। इमरान खान पीएम बनने के बाद से कोशिश में लगे हैं कि ट्रंप एक बार पाकिस्तान आ जाए, लेकिन ट्रंप के पाकिस्तान में रुकने की कोई बड़ी वजह नहीं है। इसके अलावा सिक्योरिटी के मुद्दे के चलते भी ट्रंप रुकने से बच रहे हैं। ट्रंप इज प्रो इंडिया ज्यादा है और एंटी पाकिस्तान है, क्योंकि अगर ट्रंप के स्टेटमेंट्स देखे जाएंगे अब तक काफी एंटी पाकिस्तान हुआ है और प्रो इंडिया हुआ है अब तक। महंगाई, इकोनॉमी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर इमरान नाकाम रहे हैं। कश्मीर मुद्दे पर भी उन्हें दुनिया में हिमायत नहीं मिली है। ऐसे में ट्रंप का भारत जाना और पाकिस्तान ना जाना बड़ा झटका साबित हो सकता है। इमरान खान ने पार्लियामेंट में ट्रंप के पाकिस्तान आने का भरोसा जाहिर किया था। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से इमरान को इकोनॉमी सुधरने की उम्मीद थी। अमेरिका तक पहुंच बढ़ाने के लिए इमरान सरकार ने एक फर्म से करार किया था। हॉलैंड एंड नाइट फर्म के साथ करार का पाकिस्तान को फायदा भी नहीं मिला। ग्लोबली यही मैसेज है कि भाई देखिए, वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन और मजबूत करने में इंटरेस्टेड, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उनको कोई इंडियन, इमरान खान का क्या कहना है कि जो है अमेरिका जो है वो और दूसरी दुनिया के जो देश हैं उनको व्यापारिक इंटरेस्ट, इसलिए वो इंडिया का साथ देते हैं। कुल मिलाकर चीन को छोड़कर जिस रास्ते पर पाकिस्तान के लिए मदद मौजूद है, वहां पर भारत ने रोड़े अटका दिए हैं और पाकिस्तान के लिए इसे पार पाना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बर्लिन समिट के बाद लीबियाई अवाम मुल्क में अमन कायम होने की उम्मीद कर रही है। समिट के दौरान आलमी बिरादरी ने मुतहारिब ग्रुपों को असलहा, फौजी कमक और अस्करी इस्तेमाल के लिए माली इमदाद फराहम न करने पर इत्तफाक किया है। इस खबर से लीबियाई अवाम में उम्मीद की एक किरण जागी है, लेकिन गैर यकीनी की कैफियत अभी भी कायम है और उसकी वजह मुखालिफ ग्रुप के लीडरान का रवैया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुस्तकबिल में सूरत हाल बेहतर होने को लेकर पुरुम्मीद हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके मन में शक व शुबा अभी भी कायम है। मॉस्को मुज़ाकरात की नाकामी के बाद उन्हें बर्लिन समिट की कामयाबी का भी यकीन नहीं है, लेकिन इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि अवाम की भलाई के लिए मुतहारिब ग्रुपों को एक दूसरे के साथ भाइयों जैसा बर्ताव करना चाहिए।